हेलो मेरे टॉपर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो चलिए आज से हम क्लास 12th केमिस्ट्री का हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का नाम है डॉक्टर एस.सी. श्रीवास्तवा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझेंगे। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट है जरूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4। ठीक है, यानी दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो तरह के कंपाउंड्स बना रहे हैं। अच्छा चलिए देखिए, ए बी आपस में कंबाइन कर रहे हैं बेटा, और कंबाइन करने के बाद दो तरह का कंपाउंड बना रहा है। एक बना रहा है AB2 और एक बना रहा है AB4। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए, जब इनको बेंजीन के 20 ग्राम में डिसॉल्व किया जा रहा है। अच्छा तो सुनिए, ध्यान से समझिएगा। AB2 का 1 ग्राम AB2 का 1 ग्राम जब बेंजीन के 20 ग्राम में डिसॉल्व किया जा रहा है तो कह रहा है लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ध्यान से समझेंगे, यानी जब ये जो केस फर्स्ट है, मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, यानी जब AB2 को बेंजीन में डिसॉल्व किया जा रहा है, बेंजीन। अच्छा, चूंकि इसमें डिसॉल्व किया जा रहा है तो हम जिसमें किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है, यानी बेंजीन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा, AD2 का 1 ग्राम, कितने ग्राम बेटा? इसका 1 ग्राम डिसॉल्व कर रहे हैं बेंजीन के 20 ग्राम में। देख सकते हैं आप, 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 को डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, डिसॉल्व करने से हो क्या रहा है? डिसॉल्व करने से बताया जा रहा है जो सॉल्यूशन में जो फ्रीजिंग आता है, लोअर आता है, फ्रीजिंग पॉइंट में जो लोअरिंग आती है, यानी कि जो डेल्टा TF आता है बेटा, डेल्टा TF वो आ रहा है 2.3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये केस फर्स्ट है। अच्छा, केस टू में आते हैं थोड़ा सा। केस टू क्या कह रहा है? जब हम AB4 का 1 ग्राम, अच्छा वही दूसरी तरफ अगर AB4 को हम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं, वही बेंजीन में, बेंजीन अपना सॉल्वेंट है, इसके वही 20 ग्राम में, यानी 20 ग्राम बेंजीन में इस बार अगर हम AB4 के 1 ग्राम को डिसॉल्व कर रहे हैं तो बताया जा रहा है कि जो इस बार फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग आ रही है, जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है, यानी डेल्टा TF, वो इस बार आ रहा है बेटा 1.3 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है। अच्छा, एक चीज और बताई गई यहाँ पे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, यानी बेंजीन के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है बेटा? KF बोलते हैं। ये दिया है अपने पास, कितना दिया है? 5.1 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, ये हमारे पास ये दिया है। ठीक, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B, यानी जो ये हमारे पास कंपाउंड है AB2 और AB4 जिसको बेंजीन में डिसॉल्व किया जा रहा है, इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक वेट क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहां से हमारा सॉल्यूशन मेन स्टार्ट होता है। सबसे पहला काम हम मान लेते हैं, लेट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ए का एटॉमिक मास हमने x मान लिया, और एटॉमिक मास ऑफ बी को मैंने मान लिया बेटा y। ठीक है, ए के एटॉमिक मास को हमने x मान लिया है, जबकि बी के एटॉमिक मास को हमने y मान लिया। ठीक, अब देखिए प्रॉब्लम को समझिएगा। पहले एक बार इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके। केस फर्स्ट में आपको यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि मैंने अभी लिखा है, केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 1 ग्राम AB2 को 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा TF इक्वल में, डेल्टा TF इक्वल में डेल्टा TF KF इंटू में वेट इंटू में 1000 अपॉन में मोलर मास इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक, हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पे A और B की वैल्यू पाएंगे। हाँ,
यानी ए के एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर पाएंगे और बी के एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए केस फर्स्ट में डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी बटा 2.3 है। केस फर्स्ट वाला ध्यान लेंगे आप, 2.3 है। के एफ की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है जो कि 5.1 है। डब्ल्यू, इसके लिए डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बटा 1 ग्राम है, इंटू में 1000 अपॉन में, अच्छा मोलर मास किसका, जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी Ab2 का। अच्छा याद रखिए, अगर मैं ये बात करूं कि मोलर मास ऑफ Ab2 तो क्या होना चाहिए, ए का मोलर मास हमने एक्स माना है, एक्स कर दीजिए, प्लस बी के एटम्स हमारे पास 2 हैं, तो अगर एक का वाई तो बी के 2 के लिए क्या हो जाएगा 2y, यानी इसका x+2y हो जाएगा, x+2y इंटू में वेट सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वेट कितना है बेटा 20 ग्राम है, तो आप यहाँ पे 20 लिख देंगे। एक चीज और यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, Ab4 का क्या आएगा फिर, अगर ए का आपका x है तो बी के लिए आप इस बार क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, ठीक है। खैर इसका भी हम लोग यूज अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ पे Ab2 वाला यूज कर लिया, मैं सब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, 0 0 कैंसिल, 2 1 द 250 तो ये हो जाएगा अपने पास 2.3 इक्वल में 5.1 इंटू में 50 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा, अपॉन में x+2y, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से मैं डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 2.3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.3x प्लस 2.3 को जब 2y से करेंगे तो देखिए 2 का पहले 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और यहाँ पे एक 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये बाकी हमारे पास y है। जब हम 50 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, एक जीरो है, जीरो लगा देंगे, ये पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं था, हम चाहे तो इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक और काम करने वाले हैं, क्या, एक डिजिट के बाद इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक काम करते पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो देखिए 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 23x प्लस इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 46y। अच्छा मैथ का रूल होता है, जो काम आप लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2550 हो जाएगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, ठीक। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही हम केस 2 के लिए करेंगे, जैसे हमने अभी केस फर्स्ट के लिए बताया है, सिमिलरली केस 2 के लिए भी आप यही काम करेंगे। तो आते हैं केस 2 पे, केस 2 पे वही चीज डेल्टा टी एफ, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस बार डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है बेटा, अभी अभी देखिए यहाँ पे 2.3 था, अब सेकेंड केस में कितना आ रहा है 1.3, तो यहाँ पे 1 पॉइंट मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। 1.3 इक्वल में के एफ की वैल्यू तो कांस्टेंट ही भाई, दोनों के लिए सेम होगा, L2 में वेट, वेट यहाँ पे इस बार भी Ab4 को वही Ab4 को का 1 ग्राम ही तो ऐड किया जा रहा है, इनटू में 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट अभी जस्ट मैंने निकाला था भाई, Ab4 का क्या निकाला था x+4y, तो यहाँ पे लिखेंगे x+4y, ठीक, इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट, इनटू में क्या लिखेंगे बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट वही 20 ग्राम, बेंजीन का जो वेट है, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1.3 5.1 इंटू में थोड़ा सा इसको कैंसिल ही कर देते, 0 0 50, ठीक है, तो ये 50 बार में कट जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 5.1 इंटू 50, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा x+4y। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे भाई, x का इससे करेंगे तो 1.3x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 4 का इससे करेंगे 5.2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल में y। फिर से वही देखिए 5.1 इंटू 50 जो किया था कितना आया था 255, तो डायरेक्ट हम 255 लिख देंगे। सेम यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है दोनों में, तो मैं इसको लिख सकता है 36, ये हो जाएगा 52y और ये हो जाएगा अपना 2550, ठीक। मतलब हमने पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें पूरे में हमने क्या किया बेटा 10 से इसमें मल्टीप्लाई किया था पूरे में, और इसी तरह से 10 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था, तो दोनों में ये हो गया। तो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, ठीक। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तो अपने पास मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, या चलिए फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, 23x प्लस 46y इक्वल में 2550, ठीक।
23x को हम यहीं रख रहे हैं, 46y को उधर भेज देना, तो ये हो जाएगा 2550 माइनस में 46y, भाई ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2550 माइनस में 46y, और ये जो 23 है ये डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई इतनी 2550 माइनस में 46y अपॉन में 23। अब ये जो x की वैल्यू आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी फर्स्ट इक्वेशन से जो आपने पाया है x की वैल्यू, आप ये सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे x की पोजीशन पे। तो चलिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है देखिए 13x है प्लस 52y है इक्वल में 2550। अब आपको इसी में x की जगह पर जब आप इस वैल्यू को रख देंगे तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी। इससे पहले हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है। देखिए 13 है अपनी जगह पर है, n2 में x की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, x के जगह पे क्या रखेंगे दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये है अपने पास 2550 माइनस में 46y अपॉन में 23, ठीक। ये अपना x की जगह पे आ गया, प्लस में प्लस क्या है 52y है, तो आप यहाँ पे 52y रख देंगे, इक्वल है साइन लगा देंगे 2550, ये है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे 13 के इससे मल्टीप्लाई करिए, ध्यान से देखिएगा 13 का 0 से 30। अब चलिए थोड़ा सा मैं इसका कैलकुलेटर का सहारा ले लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर का सहारा मैं यहाँ पे 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2550 से, ठीक है, 13 का सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आने वाला है बेटा कितना आएगा 33150, माइनस साइन है माइनस लगा दो। इसी तरह 13 का जब 46 से करेंगे, 13 का जब हम 46 से करेंगे कितना आएगा 598 आ जाएगा, और ये y है तो y लिख देंगे, अपॉन में 23 है 23 लिख देंगे, प्लस 52y है इक्वल में 2550, ठीक। अब इसके नीचे 1 होता है आपको पता है, 23 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 23 आएगा, तो यानी आप इसको लिख सकते हैं 33150 माइनस 598y और प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखें ये हो जाएगा अपना 23 मल्टीप्लाइड बाई 52, ये आ जाएगा 1196y, और ये अपना डिवीजन में आ जाएगा कितना 23। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे 23 और 1 का एलसीएम लिया 23 आया, 23 से 23 डिवाइड हो गया 1 आया, 1 का इसके होल वाले में मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम सेम। फिर मैंने प्लस साइन लगाया लगा दिया, 1 से जब हम 23 को डिवाइड करेंगे 23 आएगा, 23 को 52 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया, ठीक है। और इक्वल में अपने पास क्या बेटा 2550, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, कर दीजिए। देखिए सबसे पहले 33150 माइनस, एक काम करते हैं 1, ये हमारे पास 598y है, ये 1196y है, ठीक है। तो और ये माइनस नहीं है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको माइनस कर लेते हैं 1196, ठीक है। 1196 में से हम 598 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 1196 में से 598 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 598, ठीक 509। लेकिन साइन क्या लगाओगे बेटा प्लस लगाओ, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े का साइन लगाएंगे, y है तो y लिख दिया, इक्वल में 23 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। यानी 2550 में आप 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बेटा 58650, ठीक। आप इस वैल्यू को उठा करके इधर ले जाएंगे तो ये है अपने पास 598y, और ये हो जाएगा अपना 58650। जब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव साइन में आ जाएगा 33150, ठीक। बस इसी को माइनस करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है माइनस करने पे। 58650 में 33150 को माइनस करेंगे तो ये आएगा बेटा 25,500 आएगा, ठीक है। यानी 598y इक्वल में ये आ जाएगा। बस y को रखकर इसको डिवीजन में भेज देंगे, देखिए यहाँ पे, तो y इक्वल में क्या आ गया 25500 डिविजिबल बाई 598, यानी इसको रख करके आपको क्या करना है बेटा बस डिवीजन करना है 598 से, तो 598 से डिवाइड कर दीजिए आएगा 42.64। तो ये y का आ गया, y मतलब किसका y माना था बेटा a का, सॉरी b को मैंने y माना था, ठीक है। b ही y था, b का एटॉमिक वेट मैंने y माना था और a का मैंने x माना था, तो यानी b का एटॉमिक मास तो आ गया, b का बेटा क्या आ गया बताओ, b का एटॉमिक मास तो आ गया। अब हम निकालेंगे x का, ठीक है। तो जो y की वैल्यू आई है हम क्या करेंगे यहाँ रख देंगे, ठीक है।
यहाँ रखेंगे। फिर से यहाँ से देखें x की वैल्यू, x इक्वल में 2550 माइनस 46। देखिए y डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, y की वैल्यू कितनी आई बेटा 42.64। ठीक है, ये 46 अपने जगह पे है, मल्टीप्लाइड बाई y की जगह 42.64, डिविजिबल बाई क्या 23। बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो 2550 माइनस, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी 46 मल्टीप्लाइड बाई 42.64। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1961.44। ठीक है, डिविजिबल बाई 23। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, 2500 2550 में से माइनस करेंगे 1961.44। ठीक, तो ये आ जाएगा बेटा 588588.56। इसको डिवाइड करेंगे 23 से, इसको डिवाइड करेंगे 23 से। जब 23 से डिवाइड करेंगे बेटा तो x की वैल्यू आएगी 25.58। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये जो x आया है किसके लिए आया बेटा, a के लिए आया है, और ये जो y आया है किसके लिए आया बेटा, b के लिए आया है। तो इस तरीके से अपने पास a और b का एटॉमिक मास आ गया। ठीक है, तो a का एटॉमिक मास कितना है बेटा, a का एटॉमिक मास 25.58 है और b का एटॉमिक मास आ गया 42.64। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। चलिए, ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस बॉइल्स एट इतना। ठीक है, तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड केबी फॉर वाटर पर 1000 ग्राम इज इक्वल टू 0.50। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने को बोला है। क्या कैलकुलेट करने को बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना है आपको। पाई इक्वल में होता है CRT। पाई इज इक्वल टू में क्या होता है, CRT, जहां पे C क्या है, कंसंट्रेशन है। C क्या है बेटा यहाँ पे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कौन सी कंसंट्रेशन है, कौन सी, N/V। N/V मतलब N मतलब मोल, V मतलब वॉल्यूम। ठीक, यानी कि एक तरीके से मोलैरिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब देखिए R की वैल्यू हम लोगों को पता होती है, R की वैल्यू हमें पहले से पता होती है 0.0821। ठीक, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टेम्परेचर बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस को आप चाहें तो केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड करेंगे, तो ये अपना हो जाएगा जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन हो जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर अपने पास 300 केल्विन है, इस फॉर्मूले में टेम्परेचर दे दिया है। आर की वैल्यू हमें पता है पहले से होती है, बस हम किसी तरह से सी पा ले तो काम हो जाएगा। सी मतलब कंसंट्रेशन। अब ये सी आएगा कहाँ से, अच्छा सी निकालने के लिए अपने पास मोल होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। क्या यहाँ पे कहीं पे मोल दिया है, नहीं दिया। क्या यहाँ पे कोई वॉल्यूम दिया है, नहीं दिया। तो अब हमें मोल और वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक्वा सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस का। ठीक, यानी एक हमारे पास सॉल्यूशन है, अपने पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है किसका, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस का, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस का। ठीक, बना हुआ एक्वा सॉल्यूशन, यानी पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन। ठीक, एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बॉईल कर रहा है इतने पर, ये जो सॉल्यूशन है वो इतने पर बॉईल कर रहा है, इतने पर, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को पता है किससे लिखते हैं, टीबी से लिखते हैं, टीबी से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अपने पास दिया है 100.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, दुनिया जानती है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं बेटा T0B से, T0B से। ठीक है, और ये है अपना 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन निकाला जा सकता है, यस।
डेल्टा टीबी क्या यहाँ निकाल सकते हैं? यस, कैसे? टीबी में से टी नॉट बी को माइनस कर देंगे। अच्छा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, टीबी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 100.5 है। टी नॉट बी की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी 0.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। ये आया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आया है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आने से फायदा क्या हुआ? हमें एक फॉर्मूला पता होता है। क्या? डेल्टा टीबी जो होता है वो केबी इंटू मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई है तो यहां रखेंगे, देखिए 0.5 इक्वल में केबी की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। केबी की वैल्यू क्या दी है? 0.50। ये देखिए केबी फॉर वाटर, ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है 0.50। अच्छा, इनटू में मोलैलिटी, तुम बताओ मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 0.5। और ये आप इसको क्या करेंगे? नीचे भेज देंगे तो ये आपका डिवीजन में आ जाएगा 0.5। ठीक, यानी सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 1। और मोलैलिटी की यूनिट होती है 1 मोलल। अच्छा, मोलैलिटी का जो रियल फॉर्मूला होता है वो होता है मोल पर किलोग्राम, मोल पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। अच्छा, तो 1 मोलल को हम पता है क्या लिख सकते हैं? 1 मोलल का मतलब है बेटा, 1 मोलल का मतलब है 1 मोल इन 1 केजी, 1 मोल इन 1 केजी। ठीक, 1 मोल इन 1 केजी, इसका मतलब यहां से मोल आ गया, मोल तो पता चल गया। अच्छा, एन की वैल्यू तो आ गई भाई, मोल तो आ गया, बस वी निकालना है। वी कहां से आएगा? अब सुनिए, पहले हम इसको इरेज करेंगे, एक बार अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या निकालना है? बस वेट निकालना है। क्या निकालना है? सॉरी, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखिए, क्योंकि डेंसिटी हमें पता होती है वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है। अच्छा, 1 किलोग्राम इन 1 लीटर, 1 किलोग्राम इन 1 लीटर। ठीक है, यानी इसका मतलब जो 1 किलोग्राम आप देख रहे हैं, आप इसको 1 लीटर भी लिख सकते हैं। यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे? 1 लीटर। बस अब क्या, फॉर्मूले पे डायरेक्ट रख देंगे और हमारा सॉल्यूशन सिंपल हो जाएगा। देखिए, तो बस हमको क्या निकालना है? पाई। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी निकालना है। सी की वैल्यू, सी क्या था अभी मैंने बताया? एन बाई वी होता है। तो एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है बेटा? देखिए, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, सी की जगह एन बाई वी, एन टू में आर टी। ठीक, यानी पाई इक्वल में क्या हो जाएगा? एन की जगह 1, 1 मोल, ये 1 मोल आया है, और v की वैल्यू भी 1 आई है तो 1 लिख देंगे। इनटू में r, r गैसियस कांस्टेंट अभी जस्ट मैंने लिखा 0.0821, और टेम्परेचर अभी जस्ट मैंने लिखा 300 डिग्री केल्विन। ठीक, बस इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब तो आएगा पाई की वैल्यू 0.0821 इंटू में 300। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और 2 जीरो लगाएंगे और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4 यानी यहाँ पे लगाएंगे। यानी पाई की वैल्यू कितनी आ गई फाइनल? 24.63। जीरो का कोई मतलब नहीं, आप इग्नोर कर देंगे। इतना, और प्रेशर की यूनिट होती बेटा एटीएम। ठीक, तो ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 24.63। आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। चलिए, ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है। एट 27 डिग्री सेल्सियस 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर लीटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर 4.92 atm. If the osmotic pressure of another solution of glucose is this at the same temperature, so what would be its concentration? ठीक है, तो हमें कंसंट्रेशन पता करना है। क्या पता करना है बेटा? आपको कंसंट्रेशन फाइंड करना है। अच्छा, दिया क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। देखिए, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर लीटर का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि वेट, यहाँ पे वेट 36 ग्राम है,
और वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 लीटर है। देखिए 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर लीटर, यानी 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर में मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, इसी को आप स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेंथ। ठीक, अच्छा आगे क्या कह रहा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बताया जा रहा है, मैं इसको पाई 1 कह के लिख रहा हूं, बताया जा रहा है 4.92, ये इतना बताया जा रहा है, इतना एटीएम। कह रहा है कि अगर किसी दूसरे सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पाई 2 मान लेते हैं, कह रहे दूसरे सॉल्यूशन के लिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 एटीएम है और टेम्परेचर वगैरह वही है, यानी टेम्परेचर यही टेम्परेचर है, तो आपको बताना उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, यानी हमें निकालना है C2। एक तरीके से अपने पास C1 दिया हुआ है, C1, मुझे निकालना C2 है। ठीक है, क्या निकालना, C2। अच्छा, क्योंकि हमें पता है, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो CRT के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों के लिए, देखो इस ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए भी और दूसरे ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए भी। ठीक है, अच्छा आर तो कांस्टेंट पहले से होता है, आर इज अ गैसियस कांस्टेंट, वो तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये आर और टी दोनों क्या बेटा, कांस्टेंट है। अब चूंकि दोनों कांस्टेंट है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब इग्नोर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पाई जो होगा, पाई ये सी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, किसके, कंसंट्रेशन के। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते ही ये कांस्टेंट आता है, क्या आता है, कांस्टेंट, तो पाई इक्वल में हो जाएगा, मान लीजिए के इज कांस्टेंट, सी को आप नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा पाई अपॉन में सी इक्वल में के इज कांस्टेंट। ठीक है, अब सुनिए, इसी एक्सप्रेशन को आप दो इक्वेशन, दो केसेस में लिख सकते हैं, क्या, ऐसे, पाई 1 अपॉन में C1 इक्वल में पाई 2 अपॉन में C2, जैसे कि आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह में किया करते हैं, P1 V1 इक्वल में P2 V2, ऐसा कुछ केस पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा। अच्छा, पाई 1 की वैल्यू बेटा कितनी दी है यहाँ पे, 4.92 दी है। ठीक है, रख दीजिए, अपॉन में पाई 2, C1 की वैल्यू कितनी दी बेटा, C1 क्या होता है, जो कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले में होता है बेटा, ये दरअसल मोल पर वॉल्यूम होता है, और इसी को मोलैरिटी के नाम से भी जाना जाता है, मोलरिटी, याद रखिएगा, इसी को मोलैरिटी यानी एम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चाहे आप सी लिखिए चाहे मोलैरिटी लिखिए। ठीक है, मोल मोल का फॉर्मूला, अच्छा मैं N/V लिख दे रहा हूं, एक काम करता हूं, पहले पाई 2 की वैल्यू कितनी दी अपने पास, 1.5 दिया, 1.5, और C2 यही तो निकालना है आपको, C2 निकालना है। ठीक है, अच्छा 4.92 अपॉन में मोल, मोल को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में मोलर मास, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, वेट अपॉन में मोलर मास। अच्छा, वेट कितना है बेटा, वेट कितना है अपने पास, यहाँ पे वेट कितना दिया है, 36 है, लग दीजिए, अपॉन में मोलर मास, मोलर मास ग्लूकोज का बेटा जब आप निकालेंगे, ग्लूकोज C6H12O6 है, जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, 180 आएगा, और अपॉन में वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, 1 लीटर यहाँ पे 1 रख देंगे, इक्वल में 1.5 अपॉन में C2। ठीक, सबको सॉल्व करेंगे, 36 1 जा 36, 36 5 जा 180। ठीक है, तो ये हो गया 4.92, ये हो गया 1 अपॉन में 5 इक्वल में 1.5 अपॉन में C2। ठीक, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4.92 इंटू में 5 इक्वल में 1.5 अपॉन में C2। तो बताओ C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, C2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 अपॉन में 4.92 इंटू में 5 हो जाएगा। ठीक है, ये अबलास को आप सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो C2 की वैल्यू आएगी बेटा 0.006 आ जाएगा। अच्छा, ये जो आया है मोल पर लीटर आया है, मोल पर लीटर। ठीक, यानी कि मैंने बताया मोलैरिटी है, लेकिन हमें पूछा है, क्या पूछा बेटा, हमें निकालना है ग्राम पर लीटर में निकालना है, जैसे कि यहाँ पे यानी स्ट्रेंथ, तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ इक्वल में मोलैरिटी इंटू मोलर मास, तो